व्यूअर्स, आई एम समीला खान एंड यू आर वाचिंग लैंग्वेज टीवी। हमारा आज का टॉपिक है लव अफेयर ऑफ फैनी ब्राउन एंड जॉन कीट्स। व्यूअर्स, लव के अलावा भी जॉन कीट्स एंड फैनी ब्राउन की ज़िंदगी में सुख नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो पोएट ऑफ ब्यूटी की ज़िंदगी दुखों से इतनी ज़्यादा लदी हुई है कि फैनी ब्राउन की ज़िंदगी का जो दरख्त है वो उसके सामने सीधा खड़ा हुआ नज़र आता है। फैनी ब्राउन 1800 में पैदा हुई, 1865 में उनकी डेथ हो गई। जॉन कीट्स 1795 में पैदा हुए और 1821 में पोएट ऑफ ब्यूटी का इंतकाल हो गया। जॉन कीट्स की जो दुखों भरी ज़िंदगी है, इसमें जो सबसे पहली डेथ है वो भी एक ट्रेजिक डेथ है। इनके वालिद घोड़े से पत्थर पर गिरे, आधी रात को उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो वहीं तड़पते रहे। फिर किसी को उनकी लाश मिली और उन्होंने 15 अप्रैल 1804 को कीट्स के घर पहुंचाई, जब कीट्स की उम्र बमुश्किल 8 साल थी। कीट्स की वालदा ने शादी कर ली, इन्हें छोड़ के चली गईं। कीट्स और उसके बहन भाई ग्रैंडफादर की कस्टडी में आ गए, लेकिन 11 ही माह बाद मार्च 1805 में ग्रैंडफादर की भी डेथ हो गई। फिर कुछ लम्हात के लिए जॉन कीट्स की ज़िंदगी में खुशी आती है। 1809 में उनकी वालदा रीअपीयर होती हैं। जॉन कीट्स बहुत खुश होते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, लेकिन इनकी वालदा को टीबी हो जाती है। 1810 में कीट्स की वालदा भी अपने प्यारे बेटे को दागे मफारकत दे जाती हैं। अब कीट्स और उसके बहन भाई ग्रैंड मदर की कस्टडी में आते हैं, लेकिन 4 साल बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। वो सैंडल और एबे को वसीयत कर जाती है, उनका गार्डियन मुकर्रर कर जाती है, लेकिन सैंडल जल्द फौत हो जाते हैं और एबे की अजीबोगरीब हरकतों की वजह से इनकी लाइफ जो है जॉन कीट्स और उनके बाकी बहन भाइयों की फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरती है। 1818 में कीट्स के भाई टॉम्स ट्यूबरक्लोसिस के हाथों चल बसते हैं और जॉन कीट्स was worn and numb. He could not forget the memories of his brother. जो फियर डेथ से जॉन कीट्स की पोएट्री में हमें नज़र आता है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि 8 साल से लेके 1818 तक मुसलसल उनको अमवात का सामना करना पड़ता है और वो आहिस्ता आहिस्ता तन्हा हो जाते हैं और यहाँ तक कि तमाम फैमिली मेम्बर्स उनसे दूर हो जाते हैं और वो तन्हा रह जाते हैं। व्यूअर्स, ये हैम्पस्टेड में कीट्स मेमोरियल हाउस है, जहाँ 13 रेलिक्स फैनी ब्राउन एंड जॉन कीट्स की मोहब्बत की यादाश्त के तौर पर आज भी मौजूद हैं। फैनी की लाइफ की तरफ आते हैं। फैनी के फादर सैमुअल वर्नन ब्राउन, फैनी की वालदा का नाम फ्रांसिस ब्राउन। फैनी के वालिद सैमुअल वर्नन ब्राउन 11 अप्रैल 1810 में 35 साल की उम्र में फैनी और इसकी वालदा को छोड़ जाते हैं, की डेथ हो जाती है। मिसेस ब्राउन जो इनकी वालदा हैं फैनी की, 39 साल की उम्र में बेवगी की चादर ओढ़ लेती हैं। उस वक्त फैनी की उम्र 18 साल, सैम की 14, मार्गरेट की 9। ये तीनों बहन भाई यतीमी की ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। फैनी की जो एज है, याद रखिएगा, जॉन कीट्स से 5 साल कम है। व्यूअर्स, ये वो रिंग है जिसको विडोइंग रिंग उस वक्त कहा गया जब जॉन कीट्स की डेथ हो गई और इसको फैनी ब्राउन ने दोबारा पहना। अल्बेंडाइन स्टोन से बनी ये अंगूठी आज भी कीट्स मेमोरियल हाउस में उनकी मोहब्बत की यादाश्त के तौर पर पड़ी है और इसकी साख्त आज भी इस बात की गवाह है कि गुर्बत की मोहब्बत को खा गई थी। टॉम की बीमारी की पीक पे दिलकेश फैमिली के घर में इनकी पहली मुलाकात फैनी ब्राउन से होती है। जॉन कीट्स फैनी ब्राउन के सेंस ऑफ फन से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। दे मेट एट द दिलकेज होम एज फैनी
later recalled, and Keats' conversation was in the highest degree interesting and his spirits good, excepting at moments when anxiety regarding his brother's health dejected them. After Keats' brother's death, Keats started sharing lodging with Charles Brown. Since the Dilkeys were his next door neighbors, Keats visited with more frequency, and each time the brown-haired, blue-eyed Fanny made a greater impression. She both confused and exasperated Keats, and therein lay her attraction. उसके बाद जॉन कीट्स अपने भाई जॉर्ज को खत लिखते हैं जो अमेरिका में रहते हैं और इनकी फैमिली का तारुफ कराते हैं. मिसेस ब्राउन, who took Brown's house for the summer, still resides in Hempstead. She is a very nice woman, and her daughter senior is, I think, beautiful, elegant, graceful, silly, fashionable, and strange. We have a little tiff now and then, and she behaves a little better. फिर एक ऐसा वक्त आता है कि जॉन कीट्स की ज़िंदगी में मोहब्बत और शायरी एक जैसा मकाम हासिल कर लेती है. After falling in love with Fanny Brown, Keats began to experience the extraordinary creative inspiration that enabled him to write at a frantic rate. अब जुनून की हद तक वो शायरी में इंटरेस्ट लेने लगते हैं और बहुत ज़्यादा लिखते हैं. In January 1819, the Eve of St. Agnes was completed, and a month later, the Eve of St. Mark. Brown लिखते हैं, he would leave it deliberately unfinished. Among his greatest achievement is his sequence of 6 lyric odes written between March and September 1819. In April 1819, the Dilkeys left the house and rented their half of Wentworth Place to Mrs. Brown and her children. अब फैनी ब्राउन नेक्स्ट डोर नेबर बन जाती हैं जॉन कीट्स की और इनका रोमांस ब्लॉसम्ड होता है. Soon their romance blossomed, and Keats would interrupt his serious poetry to write quick sonnets to Fanny, including the famous sonnet Bright Star. इसी सोनेट के नाम पे फिर बाद में जॉन कीट्स की लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बनी है, उसका हम एंड पे चल के बताएंगे. फिर अप्रैल और मई के दौरान कीट्स और 4 खूबसूरत पोइम्स लिखते हैं. ला बेली डैम सेंस मर्सी, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन मेलंकली. ला बेली डैम सेंस मर्सी वो पोइम है जिसकी बुनियाद पे क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं फैनी ब्राउन पे कि उसने कीट्स की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है. वो क्रिटिक्स ही नहीं, कीट्स फ्रेंड्स एक्सेप्ट द दिलकेज वर नॉट हैप्पी अबाउट कीट्स रिलेशनशिप विद फैनी. स्पेशली चार्ल्स ब्राउन डिसलाइक करते थे फैनी को कि वो एक फ्लर्टी वुमेन है और कीट्स का बहुत ज़्यादा टाइम, हत्ता कि कीट्स की ज़िंदगी जो है उस पर भी वो काबिज है. Keats continued his poetic compositions and completed the Ode on Indolence probably in early June. The Ode to Psyche was completed next. Keats and his friend Charles Brown brought that Keats should enter the playwright business because play might be more profitable than poetry. अब रीज़न ये होती है कि फैनी ब्राउन जो कि 1818 के क्रिसमस डे के मौके पे जिनको जॉन कीट्स प्रपोज करते हैं और वो उस प्रपोजल को कबूल कर लेती हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से उस एंगेजमेंट को सीक्रेट रखा जाता है. मिसेस ब्राउन इस एंगेजमेंट को पसंद नहीं करती क्योंकि वो जानती हैं कि कीट्स ने बहुत बड़ी गलती की है सर्जन वाला पेशा छोड़ के, और पोइट्री में इतनी ख़ास इनकम नहीं है कि वो उनकी बेटी को खुश रख सकेगा. तो जहाँ चार्ल्स ब्राउन मशवरा देते हैं कीट्स को कि आप प्ले लिखें, और कीट्स लिखने की कोशिश करते हैं ओथो द ग्रेट, लेकिन ड्रामा की फील्ड की बदकिस्मती कि कीट्स इसको मुकम्मल नहीं कर पाते. अब कीट्स जो हैं गुर्बत की तरफ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनको बीमारी ने भी आहिस्ता आहिस्ता घेर लिया होता है. पर्सनल ग्रीफ एंड वरी हैड मेड हिम ओल्डर देन हिज ईयर्स. अपनी जो गुजरी उम्र है उससे भी डबल के नज़र आते हैं.
In October 1819, Keats returned to Hampstead and was soon officially engaged to Fanny Brawne. Their meeting after his 3 months absence overwhelmed Keats. उसको खत में लिखते हैं फैनी को, You dazzled me, he wrote to Fanny. The poet remained torn between his work and his love. अब कीट्स रात गए तक अपने दोस्तों को मिलने के लिए जाते हैं। इसी तरह एक रात को जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचते हैं ब्राउन हाउस में, तो उनको बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, जिसे दोस्त पहचान भाप जाते हैं कि कीट्स की बहुत तबीयत ख़राब है। इनको ऊपर वाले रूम में शिफ्ट करते हैं। उनको शदीद खांसी आना शुरू हो जाती है। चार्ल्स ब्राउन स्पिरिट लेके जब पहुंचते हैं तो कीट्स को खांसी का शदीद दौरा पड़ा हुआ होता है और वो चार्ल्स ब्राउन को कहते हैं कि तुम कैंडल लाओ, मेरे मुंह से खांसी के दौरान खून निकला है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। Bring me the candle, Brown, and let me see this blood. Both men looked upon it for a moment. Then Keats looked up at his friend calmly and said, I know the color of that blood. It is arterial blood. I cannot be deceived in that color. वो कहते हैं इस कलर को देखते हुए मैं धोखा नहीं खा सकता, क्योंकि उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस के दौरान अपने भाई टॉम का खांसी के दौरान खून देखा था। वो कहते हैं ये आर्टीरियल ब्लड है। फिर कहते हैं दैट ड्रॉप ऑफ ब्लड इज माय डेथ वारंट, आई मस्ट डाई। His present condition was a death alarm for him. He kept both his younger sister Fanny Keats and his fiancée Fanny Brawne apprised of his illness, though he was careful to be cheerful and light-hearted. At this point he feared the worst but tried to believe the best. अब कीट्स क्या करते हैं, अपनी जिंदगी को देखते हैं और जब देखते हैं कि जिंदगी की उम्मीद नहीं रही, so he wrote to Fanny Brawne telling her she was free to break their engagement. Of course she did not. उनका इखलास सामने आता है। वो देखते हैं मैं गरीब भी हूँ, बीमार भी हूँ, तो मैं क्यों अपनी बिलवेड की ज़िंदगी पे बोझ बन जाऊँ। उसे आज़ाद करना चाहते हैं और जाहिर है वो ऐसा नहीं करती। चार्ल्स ब्राउन जो फैनी को लाइक नहीं करते, तो वो फैनी के बजाय खुद जॉन कीट्स की खिदमत करना शुरू कर देते हैं। ड्यूरिंग दैट पीरियड कीट्स लेफ्ट अ नोट विच सेड, इफ आई शुड डाई, सेड आई टू माई सेल्फ, आई हैव लेफ्ट नो इमोर्टल वर्क। यानी कि कीट्स बहुत कुछ लिखना चाहते थे, लेकिन कहते हैं मौत मुझे शायद न लिखने दे, मेरे पीछे कोई ऐसा वर्क नहीं है जो मुझे लोगों में एक पहचान अता करेगा हमेशा की। नथिंग टू मेक माई फ्रेंड्स प्राउड ऑफ माई मेमोरी, कोई ऐसी मेमोरी नहीं है जिसपे मेरे दोस्त बाद में फख्र कर सकें। बट आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, एंड इफ आई हैड टाइम आई वुड हैव मेड माई सेल्फ रिमेंबर्ड। कहते हैं जो मेरा प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी है, जो मुझे बहुत प्यारा है, अगर मुझे याद रखा गया तो इसी की वजह से रखा जाएगा। ऑन 6 मार्च कीट्स हैड अ न्यू एंड डेंजरस सिम्टम, जिसको डॉक्टर रॉबर्ट ब्री कहते हैं हिस्टेरिकल इलनेस का ये सिम्टम है। गर्मियों के दौरान जब रेट बहुत ज़्यादा होते हैं मकानों के, तो ब्राउन जो हैं अपने मकान को किराए पे दे देते हैं। ली हंट आगे आते हैं और जॉन कीट्स की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ही अरेंज्ड फॉर कीट्स लॉजिंग्स, लेकिन इस नए घर में एक बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है कि यहाँ से कीट्स फैनी ब्राउन से आधे मील के फासले तक दूर हो जाते हैं। द न्यू लॉजिंग्स हैड वन अनबियरेबल डिफेक्ट फॉर कीट्स, दे लैक्ड फैनी ब्राउन। शी वॉज जस्ट अ माइल अवे, बट इट माइट as well have been 10 miles. During his illness at Hampstead, even when apart, he could still glimpse her occasionally, going about her errands, and they had met quite often and exchanged notes. Now she was too far away to glimpse or hear. The strain of seeing Fanny and then parting was too great. एक लम्हा को ली हंट वो शख्स हैं, उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं जो कीट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते थे, चार्ल्स ब्राउन भी करते थे। ली हंट मिस्टेकनली एक लेटर खोल लेते हैं
जो फैनी ब्राउन ने जॉन कीट्स को लिखा होता है। और कीट्स का रिएक्शन सेट्स कीट्स सो इरेशनली दैट ही क्राइड फॉर आवर्स, घंटों चीखते रहते हैं। एंड टोल्ड हंट दैट हिज हार्ट वाज ब्रेकिंग, उसका दिल टूट चुका है। हिज बैटल विद द वर्ल्ड हैड फाइनली ब्रोकन हिज स्पिरिट। Keats left for Hampstead, walking alone will walk, and passed the rooms where Tom had died, जहाँ उसके भाई की डेथ हो गई है। वो गली के आखिर पे जाते हैं और रुमाल मुंह पर रख के हिचकियाँ लेते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ से ये मिसेस ब्राउन की क्वार्टर पे जाते हैं, जिसके मुतल्लिक एक क्रिटिक कहता है he would spend the next month there and later say it was the happiest time of his life। सितंबर 1820 में जॉन कीट्स को डॉक्टर कहते हैं कि अब आप इंग्लैंड को छोड़ दें, आने वाली सर्दियां आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक होंगी। जॉन कीट्स जब इंग्लैंड से जाते हैं On 13 September 1820, Fanny bleakly noted in her diary, Mr. Keats left Hampstead। अब जॉन कीट्स और फैनी ब्राउन की जो लास्ट मुलाकात है और सेपरेशन है, उन लम्हात का जायजा लेते हैं। Fanny gave him a new pocket book, a paper knife and a lock of her hair। जुदाई के लम्हे में अपने बालों की एक लिट काट के जॉन कीट्स को देती है। टेकिंग वन ऑफ हिज ओन इन एक्सचेंज, शी लाइंड हिज ट्रेवलिंग कैप विद सिल्क, कीपिंग सम मटेरियल इन रिमेम्बरेंस। शी गेव हिम टू अ फाइनल टोकन, एन ओवल वाइट कॉर्नेलियन, जिसके बारे में कहा जाता है शायद ये कपड़े सीते हुए फैनी ब्राउन भी यूज़ करती थी। तो ये कहा जाता है कि शायद फैनी ने तो उसे इतना यूज़ नहीं किया होगा, लेकिन कीट्स के हाथ से इटली में कभी भी ये स्किप नहीं हुआ। दिस मार्बल वुड रेयरली लीव कीट्स हैंड्स। जॉन कीट्स वहाँ एक पेंटर सेवरन के साथ होते हैं और वो भी ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जॉन कीट्स जो हैं अब इस हालत में नहीं है फैनी ब्राउन से जुदाई के बाद कि ये कुछ सरवाइव कर सकेंगे। एक मौके पे चार्ल्स ब्राउन को जॉन कीट्स लिखते हैं, I am afraid to write her, to receive a letter from her, to see her handwriting would break my heart. Even to hear of her anyhow, to see her name written would be more than I could bear. He told his friends. His imagination was horribly vivid about her. I see her, I hear her. It is clear Keats was thinking only of Fanny Brown, and she was undoubtedly the focus of his conversation with Severin. The power of love in Keats' universe was thus life-altering and life-threatening. This belief gave Severin some optimism, since heart attack was not as alarming as consumption. But he was disturbed by the intensity of Keats' feeling and their effect upon his health. जो तीमादार है सेवरन, वो भी कीट्स की इंटेंसिटी ऑफ लव को देख के ये सोचता है कि शायद अब ये शख्स फैनी से जुदा होके जिंदा नहीं रह सकेगा। कीट्स उससे कन्वर्सेशन करते हैं। इस शदीद बीमारी के बावजूद कीट्स की ज़बान पर, सोचों पर, बातों पर सिर्फ फैनी ही सवार रहती हैं। कीट्स फैनी को ख़त नहीं लिख सकते क्योंकि वो उनकी राइटिंग देखने से घबराते हैं। और एक मौके पे जब चार्ल्स ब्राउन का ख़त कीट्स को आता है तो उसमें से एक नोट गिर पड़ता है जो फैनी ने लिखा होता है। तो वहीं वो कांपते हुए सेवरन को कह देते हैं, इसे मत खोलना, इसे मेरी कब्र में मेरे साथ रखना। फैनी फ्रांसिस कीट्स की बहन को 26 फरवरी को लिखती हैं, ऑल आई डू इज टू परस्यूड माई सेल्फ, आई शैल नेवर सी हिम अगेन। लेट ऑन सैटरडे March 17 द न्यूज रीच्ड वेंटफोर्थ प्लेस। On Friday, Feb 23, a little before midnight, Keats had died in Severan arms.
उनकी मौत का लम्हा भी बहुत दुखी है, लेकिन मौत से चंद लम्हे पहले का तज़किरा करें तो आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। कीट्स मौत से कबल इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं कि किताबें नहीं उठा सकते, तो सेवरन को कहते हैं कि किताबें मेरे इर्द गिर्द रख दो। इनकी हमसायगी में, इनकी हमरा होते हुए मुझे सुकून महसूस होता है। On February 21, a new fit of coughing began and Keats asked Severin to hold him up so he could breathe. Keats कहते हैं मुझे ऊपर उठाओ, मैं चंद लम्हे सांस लेना चाहता हूँ। On Friday 23rd, around 4 in the afternoon, Keats called Severin and said, "Lift me up. I am dying. I shall die easy." देखिए लफ्ज़ों में कितना दर्द है। मुझे ऊपर उठाओ, मैं मरने के करीब हूँ, मैं आसानी से मरना चाहता हूँ। जाहिर है जिसकी ज़िंदगी में इतनी तकालीफ आई हों तो कम अज़ कम उसकी इतनी ख्वाहिश तो ज़रूर होगी कि मैं आसानी से मरूँ। Don't be frightened, be firm and thank God it has come. जिंदगी इतनी मुश्किल थी कि खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मौत आ चुकी है। However, for some more hours he remained alive and finally near 11 o'clock he died peacefully, clasping his friend's hand. 26 फरवरी को सुबह से कबल he was buried in Rome in the Protestant cemetery. जॉन कीट्स और फैनी ब्राउन का लव अफेयर महज 3 साल रहा, लेकिन 4 सदियों बाद भी उसका तज़किरा जारी है। इनकी एंगेजमेंट जो है 1878 तक सीक्रेट रही। गुर्बत की वजह से इन्होंने उसको मशहूर नहीं करना चाहा, और ये उस वक्त सामने आई जब फैनी ब्राउन के जॉन कीट्स के जो ख़त आपस में एक दूसरे को लिखे हुए थे वो पब्लिश हुए। 11 अक्टूबर 1819 को जॉन कीट्स लिखते हैं फैनी ब्राउन को, "यू डेज़ल्ड मी, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड सो ब्राइट एंड डेलिकेट." ला बेली डैम सैंस मर्सी की लाइन, "द ब्यूटीफुल वुमन विदाउट मर्सी, द वुमन विदाउट मर्सी इज फैनी एंड द नाइट हु हैज बीन टेम्प्टेड इज कीट्स." जो नाइट टेम्प्टेड होता है ला बेली डैम सैंस मर्सी में। द नाइट इन द पोएम इज सिकली एंड डाइंड, which mirrors the real life health issues that would eventually take Keats from Fanny and his life. In an earlier letter to Fanny Brown, 1 जुलाई 1819 को जो खत लिखा है कीट्स ने फैनी ब्राउन को, उसको क्या कहते हैं? "Write the softest words and kiss them, that I may at least touch my lips where yours have been." The too empty cup from which Juliet tried to drink the poison becomes more sensual. Romeo and Juliet का reference है, with her lips touching Romeo's in the same way. Keats asked to touch the shadow of Fanny Brown's kiss through his own. While both Romeo and Juliet die with the kiss, the young Keats will succumb to his own death in less than 2 years, with neither kiss nor love to comfort him. After his death, Fanny Brown wrote to his sister Fanny Keats about John, "I know my Keats, I know my Keats is happy. I am patient, resigned, very resigned. He is happy, happier 1,000 times than he could have been here." कि यहाँ से वहाँ बहुत ज़्यादा सुखी होगा। For Fanny, you do believe, do not. You never can know how much he has suffered, so much that I would not bring him back. All that grieves me now is that it in my power I was. He at least was never deceived about his loss with him, and so near it as I complained, though the doctors were ignorant and unfeeling enough to send him to that wretched country to die. For it is now known that his recovery was impossible before he left us, and he might have died here with so many friends to soothe him, and me with him.
All we have to console ourselves with is the great joy he felt that all his misfortunes were at an end. जॉन कीट्स की जब डेथ की खबर फैनी ब्राउन को पहुंचती है तो फैनी ब्राउन अपने बाल काट के छोटे कर लेती हैं, काला लिबास गम में पहनती हैं और वो अंगूठी पहनती हैं जो जॉन कीट्स ने उनको दी होती है। 2 years after the death of Keats, Fanny began to learn Italian and began translating short stories from the German, eventually publishing them in various magazines. फैनी ब्राउन जब देखती हैं कि उनके पास अब कोई भी नहीं है जिसको अपने दिल का दर्द कह सकें, तो वो जॉन कीट्स की सिस्टर फैनी कीट्स से ख़तो किताबत करती हैं। ये वही ख़तो किताबत है जिसने बाद में फैनी ब्राउन के चेहरे पर से बेवफाई का दाग धोया है। और इतनी वो दोनों करीब हो जाती हैं जॉन कीट्स की वजह से कि एबे को छोड़ के उनकी सिस्टर जॉन कीट्स की ब्राउन फैमिली में आ जाती हैं, वेयर शी वॉज वार्मली वेलकम्ड। इन 1827 फैनी केम आउट ऑफ मॉर्निंग 6 years आफ्टर कीट्स डेथ। 6 साल तक वो बिल्कुल बेहाल रहती हैं कीट्स के गम में, और 6 साल बाद वो इस गम से निकलती हैं, लेकिन ये भी उनके लिए मुख्तसर साबित होता है। इनका ब्रदर सैमुअल 28 मार्च 1828 को फौत हो जाता है, फैनी ब्राउन का भाई। उसके चांदी माह बाद 23 नवंबर 1829 में कीट्स की फैनी ब्राउन की जो है वालदा, उनकी भी डेथ हो जाती है। 6 साल बाद इनकी मुलाकात लुइस लंदन से होती है 15 जून 1833 को 32 साल की उम्र में। ये की फैनी ब्राउन से 12 साल छोटे होते हैं। इनसे फैनी ब्राउन की शादी हो जाती है। एडमंड, हर्बर्ट, मार्गरेट, ये 3 बेटे फैनी ब्राउन के हैं लुइस लंदन से। ये बहुत अरसा बाहर रहती है ये जोड़ी। 1859 में वापस इंग्लैंड आते हैं। 4 दिसंबर 1865 को कीट्स की बिलवेड फैनी ब्राउन की डेथ हो जाती है, जिन्हें ब्रॉम्पटन सेमेट्री में दफन किया जाता है। मरने से कबल ये अपने लव अफेयर के बारे में अपने बच्चों को बता देती हैं, क्योंकि उन जाहिर से इंसान किसी को दुख दे के ही, अपना दुख बता के ही कोई सुख का सांस लेता है। लेकिन 2 बातें सामने आती हैं। एक ये बात है कि अपने बच्चों को अपने खामद की ज़िंदगी में बता देती हैं और कहती हैं कि मेरे खामद को नहीं बताना, और इन्होंने अपने खामद को सिर्फ यही बताया होता है कि जॉन कीट्स मेरे हमसाया थे और एक शायर थे। बाकी बातें इन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को बताई थी। और मरते समय ये अपने खतूत जो उन्होंने जॉन कीट्स को लिखे होते हैं, जो जॉन कीट्स इनको लिखे होते हैं, ये वो देती हैं और कहती हैं ये बाद में पब्लिश करा लीजिएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि इनकी बहुत वैल्यू होगी। एडमंड तो गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं जो फैनी के बेटे हैं, लेकिन हर्बर्ट जो जॉब लेस होते हैं वो इनको बाद में बेच देते हैं इन खतूत को। लेटर ऑफ जॉन कीट्स टू फैनी ब्राउन के नाम से 1878 में ये लेटर पब्लिश होते हैं और फैनी ब्राउन की लाइफ के ऊपर बेवफाई का धब्बा मिट जाता है। लेटर्स सोल्ड कब हुए? लेटर्स वर सोल्ड इन मार्च 1885। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऐसी बात है जो रीडर्स, लिसनर्स, ऑडियंस सबके लिए वफा की अलामत है, जब फैनी ब्राउन की डेथ होती है तो उस वक्त भी उनके हाथ में वही अंगूठी होती है जो जॉन कीट्स ने उनको दी थी, और पूरी ज़िंदगी उस औरत ने उस अंगूठी को अपने हाथ से नहीं उतारा होता। In 1934, a collector of Keats donated his collection to the Keats Memorial House. एक कलेक्टर है जिसने कीट्स की मेमोरीज इकट्ठी की, इस शर्त पे कीट्स मेमोरियल हाउस को दे देता है कि उसका नाम नहीं लिया जाएगा, और उसमें वो लेटर भी होते हैं जो फैनी ब्राउन ने फैनी कीट्स को लिखे होते हैं 1820 से 1824 के दरमियान। अब 1937 का लम्हा आता है जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस आगे आता है और लेटर ऑफ फैनी ब्राउन टू फैनी कीट्स पब्लिश करता है। इसमें एडिटर और क्यूरेटर ऑफ कीट्स मेमोरियल हाउस
इंट्रोडक्शन में कमेंट करते हैं, दोज हु बिलीव्ड इन फैनी ब्राउन्स डिवोशन टू कीट्स हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ नोइंग दैट देयर फेथ हैज एट लास्ट बीन जस्टिफाइड। कि जो लोग इस बात के कायल हैं कि फैनी ब्राउन जॉन कीट्स से सच्ची मोहब्बत करती थी, अब वो जस्टिफाइड हो चुकी है। उसके बाद 1993 में एक बुक पब्लिश होती है पोएटिक्स लेटर्स एंड हिज लाइफ के नाम से, जॉन कीट्स के हवाले से। इसमें फैनी इज प्रूव्ड एज ए पैरागॉन अमंग वुमेन, वफा की देवी साबित हो जाती है। जॉन कीट्स एंड फैनी ब्राउन की लव अफेयर के दौरान एक सोनेट बहुत मशहूर होता है, ब्राइट स्टार वुड आई वर स्टेडफास्ट एज दो आर्ट। इसी के नाम पे 2009 में एक फिल्म बनती है, उसका टाइटल भी यही होता है। ये फिल्म 2009 में BBC बनाती है। ये फिल्म जॉन कीट्स और फैनी की लाइफ के बहुत से पहलू लोगों के सामने ले आती है। इसको जेन कैंपियन ने लिखा है। एबी कॉर्निश जो हैं वो फैनी ब्राउन का किरदार अदा करती हैं और बेन जो हैं जॉन कीट्स का किरदार अदा करते हैं। फ्रेंड्स, महदूद सी मालूमात के साथ ये लेक्चर मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।